आकाश रिया के करीब रहने और उसका दिल जीतने के लिए हर रोज उसे शारदा अपार्टमेंट से ऑफिस के लिए पिक करने आने लगा और शाम में रिया को ऑफिस से वापस शारदा अपार्टमेंट छोड़ने लगा। ऑफिस से शारदा अपार्टमेंट के इस छोटे से सफर में आकाश और रिया एक दूसरे से बातें करने में इतने सहज हो चुके थे कि अब दोनों के पास बातें लंबी थी और सफर बहुत छोटा। आकाश को पूरी उम्मीद थी कि किसी न किसी दिन रिया को उसका प्यार ज्यादा लगने लगेगा और वो उसके पास वापस आएगी। इसलिए आकाश रिया का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। अपने ऑफिस में बैठे आकाश ने डीके से मन ही मन कहा, डीके, रिया का दिल जीतने की तरकीब बताओ कोई। ऐसे पिक और ड्रॉप करके रिया के लिए मैं सिर्फ टैक्सी सर्विस बनकर रह जाऊंगा। डीके को लड़की का दिल जीतने का कोई भी आइडिया नहीं था। आकाश की बात सुन डीके ने मन ही मन कहा, सर, आप मुझसे तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैंने लड़की का दिल जीतने में पीएचडी कर रखी हो। मेरी तो लव स्टोरी अभी शुरू भी नहीं हुई। जिस दिन आलिया के घर गया था उस दिन के बाद से उससे मिला भी नहीं हूँ। और फिर डीके ने आकाश से कहा, अब सर, मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। रिया की पसंद नापसंद के बारे में आप बेहतर जानते होंगे। आप वो कीजिए जो रिया को पसंद हो। डीके की बात सुनकर आकाश रिया की पसंद नापसंद के बारे में सोचने लगा। वहीं यश के केबिन में बैठी रिया ने यश से कहा, सर, मैं लास्ट क्वार्टर की अपनी सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट बना दूं? फोन पर गेम खेल रहे यश ने रिया को देखे बिना कहा, रिया, मैं ये काम किसी एजेंसी से करा लूंगा, तुम फ्री हो। यश ज्यादातर अपना काम खुद नहीं करता था। उसके लिए उसका सारा काम उसके असिस्टेंट किया करते थे। इसलिए रिया के लिए यश के साथ काम करने में कुछ भी नया सीखने को नहीं था। साथ ही यश को रिया पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। इसलिए यश रिया को कोई भी ऐसा काम नहीं देना चाहता था जिससे उसकी कोई भी सीक्रेट फाइल या सीक्रेट कॉन्टेक्ट्स के बारे में आकाश को कुछ पता लगे। तभी यश के केबिन में रिया के लिए एक बड़ा सा पार्सल आया। रिया यश के केबिन से बाहर जाकर पार्सल को खोलने लगी। पार्सल को देखकर रिया ने चौंक कर कहा, आज मेरे लिए लंच किसने ऑर्डर किया है? और फिर रिया ने लंच बॉक्स के नीचे रखा एक कार्ड देखा। रिया ने कार्ड पर लिखे शब्दों को मन ही मन पढ़ते हुए कहा, खाने का स्वाद समझ आ जाए तो नीचे लिखे नंबर पर कॉल करना और थैंक यू कह देना। रिया को समझ ही नहीं आया कि आखिर उसे सरप्राइज देने वाला कौन था। और फिर कुछ देर बाद लंच टाइम पर रिया ने लंच बॉक्स खोल लिया। रिया ने देखा लंच में उसका फेवरेट बटर चिकन, रुमाली रोटी, पुलाव और स्वीट्स डिश में गाजर का हलवा था। खाने की खुशबू सूंघते ही रिया खुशी से झूम उठी और उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, ये तो कपूरी लाल अंकल के हाथ का खाना है। इसका मतलब मिस्टर ओबरॉय ने लंच सरप्राइज मेरे लिए प्लान किया था। रिया ने खाना खाते खाते कार्ड पर लिखे नंबर को गौर से देखा। रिया ने उस नंबर को अपने फोन पर चेक किया और उसे पता चला कि ये आकाश का नंबर था। रिया आकाश के साथ इतने वक्त तक रही थी, लेकिन उसके पास आकाश का नंबर नहीं था। जब कभी भी उसे आकाश से फोन पर बात करनी होती तो वो डीके को अपनी बातें बता दिया करती थी। आज आकाश ने खुद उसे अपना नंबर दिया हुआ था, इसीलिए रिया थोड़ा चौंक गई और साथ ही उसके चेहरे पर मुस्कान भी आ गई। रिया ने आकाश को मैसेज करते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर ओबरॉय, मुझे आपका सरप्राइज पसंद आया और साथ ही कपूरी लाल अंकल को भी थैंक यू कह देना। वहीं अपने केबिन में आकाश भी बटर चिकन खा रहा था। रिया की वजह से वो भी बटर चिकन खाने लगा। तभी उसे रिया का मैसेज आया और मैसेज पढ़कर आकाश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आकाश ने रिया को मैसेज करते हुए कहा, रिया, तुम खुद ही आकर कपूरी लाल अंकल को थैंक यू कह देना। तुम चाहो तो आज मेरे साथ चल सकती हो। वैसे भी घर पर सब लोग तुम्हें मिस कर रहे हैं। आकाश का मैसेज पढ़कर रिया को समझ नहीं आया कि उसे आकाश को क्या रिप्लाई देना चाहिए। मैसेज पढ़कर रिया ने मन ही मन कहा, रिया, आकाश की वजह से तूने मेंशन छोड़ा था, तू उसके साथ दोबारा मेंशन वापस कैसे जा सकती है? अपने कैबिन में बैठा यश रिया को फोन पर किसी से बातें करते हुए देख रहा था। रिया की मुस्कुराहट देख यश ने मन ही मन कहा, रिया, तुम्हारी लाइफ में आकाश के अलावा और कौन हो सकता है जो तुम्हें सरप्राइज देगा? तुम्हारी इस मुस्कान के पीछे जो भी है उसे मैं ढूंढ कर रहूंगा। वहीं आकाश रिया के मैसेज का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी रिया का मैसेज आ गया और मैसेज पढ़कर उसे मायूसी हुई। आकाश चाहता था कि वो रिया के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे, लेकिन रिया ने मेंशन आने के लिए मना कर दिया था। आकाश ने हिम्मत नहीं हारी और रिया को मैसेज करते हुए कहा, वैसे अगर चाहो तो तुम भी मुझे ट्रीट दे सकती हो।
मैं बुरा नहीं मानूंगा। आकाश का मैसेज पढ़कर रिया मन ही मन मुस्कुराई और उसने आकाश को मैसेज करते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय, आप मेरे घर पर आइए, मैं आपको दुनिया की सबसे ज्यादा टेस्टी नूडल्स खिलाऊंगी। रिया का मैसेज पढ़कर आकाश खुशी से उछल पड़ा और उसने रिया को तुरंत मैसेज करते हुए कहा, तो ठीक है, आज मेरी ट्रीट तुम्हारे यहाँ। आकाश का मैसेज पढ़कर रिया मुस्कुरा दी। उसे पता था कि एक कंपनी के करोड़ों का मालिक उसके घर पर नूडल्स खाने कभी भी नहीं आएगा। आकाश बस उसकी बातों की इज्जत रख रहा था। शारदा अपार्टमेंट के चौथे फ्लोर में चढ़ चुके आकाश ने हांफते हुए रिया से कहा, हाँ, अब और कितनी सीढ़ियां चढ़ना बाकी है रिया। आगे आगे चल रही रिया ने पीछे मुड़कर आकाश से चटकारे लेकर कहा, मिस्टर ओबरॉय, आपकी फिटनेस की तो पोल खुल गई है, सिर्फ 4 मंजिल चढ़ने में ही आपकी सांसें फूल गई। आकाश ने रुककर हांफते हुए रिया से कहा, हाँ रिया, आज मैं जिंदगी में पहली बार सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ, शायद इसलिए मेरी सांसें फूल गई है। हाँ, आकाश सच कह रहा था। आज वो पहली बार रिया के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा था। वहीं रिया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक बिलियनियर एक मामूली सी अपार्टमेंट बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़कर नूडल खाने उसके घर तक आ जाएगा। शारदा बिल्डिंग के उस छोटे से अपार्टमेंट के हॉल में बैठा आकाश रिया के नूडल्स का इंतजार कर रहा था और नूडल्स के साथ के लिए वाइन तैयार कर रहा था। रिया नूडल्स लेकर आई और नूडल्स टेबल पर रखकर आकाश के सामने बैठ गई। आकाश ने वाइन ग्लास पर सर्व करते हुए रिया से कहा, रिया, क्या तुम इस छोटी सी जगह में बोर नहीं होती? रिया ने आकाश की बात का जवाब देते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय, खुश रहने के लिए छोटी सी जगह भी काफी होती है और दुखी रहने के लिए मेंशन के बड़े खाली कमरे। आकाश समझ गया कि रिया का इशारा ओबरॉय मेंशन की तरफ था। इससे पहले कि आकाश कुछ कहता, रिया ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, मैं सच में यहाँ पर खुश हूँ। यहाँ पर मेरे साथ बात करने के लिए सामने एक दीदी है जो हर रोज रात में क्लासिकल सिंगिंग करती है। मैं उनका गाना भी सुनती हूँ और उनसे बातें भी कर लेती हूँ। तभी रिया को कुछ याद आया और उसने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलते हुए आकाश से कहा, रुको, मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ। और फिर रिया ने सामने जोर से आवाज लगाई, चिंटू आ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए बैलून लेकर आई हूँ। आकाश कौतूहल से रिया को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया उसे किससे मिलवाने वाली थी। तभी दरवाजे पर 3 साल का बच्चा चिंटू आया। रिया ने चिंटू को अपनी गोद में उठा लिया और चिंटू को बैलून देते हुए रिया ने आकाश से कहा, इस अपार्टमेंट में मेरा मन बहलाने के लिए चिंटू ही काफी है। ऑफिस से आकर मैं चिंटू के साथ ढेर सारा खेलती हूँ। चिंटू रिया की गोद से उतरकर बैलून लेकर दौड़ते हुए बाहर चला गया और रिया चिंटू को जाते देख मुस्कुरा दी। रिया ने वापस सोफे पर बैठते हुए आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, और जब मेरे पास कोई भी बात करने के लिए नहीं होता तो मैं अपनी विंडो पर आए कबूतरों से बातें कर लेती हूँ। ये कहकर रिया अपने आप में ही मुस्कुराने लगी। रिया को देख आकाश ने मन ही मन कहा, रिया, अब मैं समझ सकता हूँ कि ओबरॉय मेंशन में तुम क्यों बोर होती थी। मैं भी कितना स्टूपिड था जो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना तो दूर, तुमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। मैं सच में डिजर्व नहीं करता था तुम्हें। अब मैं खुद को तुम्हारे लिए पूरी तरह बदल दूंगा। आकाश ने रिया को वाइन ऑफर की, लेकिन रिया वाइन लेने में झिझक रही थी। आकाश ने मजाकिया लहजे में कहा, अरे पी लो, डोंट वरी, तुम्हें दोबारा किस करने की गलती नहीं करूंगा। आकाश की बात पर रिया मुस्कुरा दी और उसने वाइन लेकर चीयर्स किया। वहीं अपार्टमेंट के बाहर आकाश की कार के पास खड़ा डीके आकाश के आने का इंतजार कर रहा था। डीके ने देखा काली जैकेट पहने कोई शख्स बहुत देर से उस पर नजर बनाए हुए था। उस शख्स को देख डीके उसके पास चला गया और डीके के पास आते ही वो शख्स थोड़ा असहज हो गया। डीके ने उस शख्स की सच्चाई जानने के मकसद से कहा, भाई साहब, मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। ये सुनकर वो शख्स थोड़ा घबरा गया और उसने डीके से कहा, नहीं तो, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपसे कभी नहीं मिला हूँ। डीके ने देखा वो शख्स अपना फोन छिपा रहा था और डीके को समझ आ गया कि दाल में कुछ काला है। तभी डीके को अपार्टमेंट की सीढ़ियों से आकाश नीचे आता हुआ दिखाई दिया। डीके को किसी भी तरह आकाश को इस शख्स की नजरों से बचाना था। डीके इस शख्स को कार से दूर लेकर गया और उस शख्स का फोन छीन लिया। डीके ने देखा कि उस शख्स के फोन में उसकी और आकाश के कार की तस्वीरें थी। डीके ने गुस्से में उस शख्स का हाथ मरोड़ते हुए कहा, किसकी परमिशन से तूने ये कार की तस्वीरें ली है?
बोल, किसने भेजा है तुझे, बोल। उस शख्स ने अपनी जुबान नहीं खोली, बस वो दर्द में कराहता रहा। डीके ने उस शख्स के फोन को अच्छे से खंगाला। उसने देखा फोन में आकाश की कोई भी फोटोग्राफ नहीं थी। ये देखकर डीके ने चैन की सांस ली और उस शख्स के फोन को जमीन पर पटकते हुए कहा, बता तुझे किसने भेजा है, जल्दी बोल, वरना तुझे अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। ये सुनकर वो शख्स और घबरा गया। उसने अपना हाथ डीके से छुड़ाया और डीके को जोर का धक्का देकर भाग गया। जमीन पर गिरा डीके मायूसी से उस शख्स को भागते देखता रहा। आखिर कौन था वो शख्स और वो किसके लिए काम कर रहा था? क्या रिया जान पाएगी आकाश उसका दिल जीतने के लिए उसके करीब आ रहा था? क्या आकाश रिया को जीतने में कामयाब हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए बंदनी।